नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए मेरे दोस्तों, आज की जो सीरीज रहने वाली है, आज का जो टेस्ट रहने वाला है, पेपर रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वनपाल, वन रक्षक, पटवार, पीटीटी सभी के लिए जरूरी। दोस्तों देखिए, सैंधव सभ्यता आज अपन पढ़ने वाले हैं। काफी भाई बहनों के कमेंट भी आए थे, सर सैंधव सभ्यता आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ से जरूर आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, भले कैसे भी मिलो, कि इसकी खोज किसने की, ये सभ्यता कहाँ पर, कौन सी नदी के किनारे, या फिर कब इसकी खोज हुई। ये इतने सारे क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, आज का स्पेशल पेपर पढ़ते हैं और देखते हैं आपको कितने जो है प्रश्न इनमें से आ रहे थे, और टॉपिक को क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्लियर करेंगे स्टैटिक जीके के साथ। आइए मेरे दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान क्लासेस पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्तों, ताकि आपको सुबह की 9 बजे की क्लास ये जैसे हो रही है, उसके बाद 1 बजे की क्लास, उसके बाद 6 बजे की, और उसके बाद 8:40 की क्लास मिल सके। दिन में ये क्लास का टाइम है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है ना, इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था ना दोस्तों, जो क्षेत्रफल था वो किस प्रकार से था, त्रिभुजाकार था, या चतुष्कोणीय था, चतुष्कोणीय था, या फिर आयताकार, या फिर वर्गाकार। तो देखिए दोस्तों, लगभग जो है ना, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार जो था दोस्तों, वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। अब मैं यहाँ पर आपसे प्रश्न कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता जो है ना, कोई एक स्थल नहीं था, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता दोस्तों, इसमें जो प्रमुख स्थल थे ना, वो आज अपन पढ़ेंगे। 14 से 15, 16, 17 स्थल अपन आज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम यहीं पर बात करें, इसकी खोज जो है कब हुई, सिंधु सभ्यता की जो है खोज दोस्तों कब की मानी जाती है। तो प्यारे दोस्तों, जो है ना, देखिए खोज जो है ये तो दोस्तों 1921 में मानी जाती है, दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा, उनके द्वारा सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था प्यारे दोस्तों? हड़प्पा को खोजा गया था। किसको खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो माना जाता ना, सिंधु सभ्यता का जो काल माना जाता ना, ये दोस्तों 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य का काल माना जाता है प्यारे दोस्तों। ये चीजें ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई जो सबसे बड़ा स्थल जो है ना, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो प्यारे दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो आप कर लेंगे मोहनजोदड़ो, ठीक है। जहां पर अपने लिए प्रश्न बने वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सर्वाधिक या फिर सबसे बड़ा स्थल जो था वो मोहनजोदड़ो था, जो कि ये कहां पर विकसित हुआ दोस्तों? ये पाकिस्तान में विकसित हुआ था, ठीक है। ये चीजें सभी को बताएं। अगर पूछ ले जाए कि भाई भारत में सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का कौन सा है, जबकि भारत का सबसे बड़ा जो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है वो दोस्तों राखी गढ़ी है। और ये राखी गढ़ी जो है ना प्यारे दोस्तों, ये कहां पर आता है? ये हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। चलो, अब अपन आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हर क्वेश्चन को आपने कर दिया है क्लियर। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, मैं आपको बता भी चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, सिंधु सभ्यता की खोज जो है किसके द्वारा की गई? राखालदास बनर्जी द्वारा, रंगनाथ द्वारा, या फिर दयाराम साहनी द्वारा, या फिर अमलानंद घोष के द्वारा। देखिए दोस्तों, राय बहादुर दयाराम साहनी राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहां पर माना जाता है किसको? माधव स्वरूप वत्स को माना जाता है। माधव स्वरूप वत्स ने भी यहां पर इसके कुछ जो है, यहाँ इसी के सिंधु सभ्यता के जैसे कि बात करें ना, कुछ स्थल जो है हड़प्पा के, इनके द्वारा भी खोजे गए। कौन से? जैसे कि 1926 में खोजे गए थे दोस्तों, ठीक है। तो क्या है ये अपन आगे बात करेंगे, इतनी जानकारी इस क्वेश्चन में बहुत है ना। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इसके जो विधिवत रूप से जो है ना घोषणा कब हुई, घोषणा दोस्तों किसने की थी? घोषणा की थी प्यारे दोस्तों जॉन मार्शल ने, ठीक है। जॉन मार्शल ने घोषणा की थी। ये महासचिव थे पुरातत्व विभाग के दोस्तों, ठीक है। जॉन मार्शल ने इसकी घोषणा की 1924 में कि भाई हाँ, यहाँ पर सैंधवकालीन सभ्यता है, ठीक है। तो कब की घोषणा दोस्तों? 1924 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ूं और अगला प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल जो थी ना वो कौन सी थी? सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल जो थी ना वो कौन थी? देखिए दोस्तों, जो है ना हड़प्पा सभ्यता
जो है ना सबसे जो है ना महत्वपूर्ण जो स्थान माना जाता है सैंधव सभ्यता का, वो हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। ठीक है, सबसे पहले की, तो इसीलिए माना जाता है कि सैंधव सभ्यता की खोज भी दयाराम साहनी ने ही की। ठीक है, अब दयाराम साहनी ने मेरे प्यारे दोस्तों 1921 में की। ये चीज़ें देखिए लिखने के योग्य, बाकी याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो है ना। और दोस्तों उसके बाद माधव स्वरूप ने हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ जो है जगह पर जो है खोज की, माधव स्वरूप वत्स ने। ठीक है, ये दोस्तों 1926 में की। और यहाँ पर व्हीलर का भी हाथ रहा था। किसका? व्हीलर का भी इसमें हाथ रहा था थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। बाकी जो है देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल जो थी ना, वो बाजरा जवार थी, या गेहूं जौ थी, या फिर जौ जवार थी, या फिर जवार और गवार थी। तो देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो मुख्य फसल दोस्तों गेहूं और जौ थी। इनकी मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। ठीक है, अब आपसे मैं पूछ लूं कि भाई ये मिठास के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? तो दोस्तों मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। किसका? शहद का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो धान की खेती और चावल जो है ना, धान चावल के अंतर्गत आते हैं और चावल धान के अंतर्गत आते हैं। तो धान की खेती के जो साक्ष्य हमें मिले ना, वो दोस्तों कहाँ से मिले? एक तो हमें मिले लोथल से, एक मिले हमें रंगपुर से। ये कहाँ पे है, क्या है, ये भी अपन बात करेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, तो धान की खेती के दोस्तों ये लोथल और रंगपुर में मिले हैं हमें साक्ष्य। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो चावल का प्रथम साक्ष्य मिला ना हमें, चावल का प्रथम साक्ष्य, ये कहाँ पर मिला प्यारे दोस्तों? साक्ष्य ये कहाँ पे मिला, ये ध्यान रखना, ये लोथल से मिला। ठीक है, आगे बढ़ूं, आगे आइए। लोथल और रंगपुर सभ्यता किस राज्य में विकसित हुई? ये प्रश्न आपके लिए आ चुका है दोस्तों। देखिए, लोथल व रंगपुर सभ्यता किस राज्य में विकसित हुई थी? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। लोथल व रंगपुर दोस्तों ये दोनों जो है ना एक ही जिले में विकसित होती है। कौन से जिले में प्यारे दोस्तों? ये गुजरात में। रंगपुर दोस्तों गुजरात के काठियावाड़ जिले में दोस्तों। रंगपुर कहाँ पर? गुजरात के काठियावाड़ में। ठीक है, कौन सी? ये रंगपुर। ध्यान रखना दोस्तों, रंगपुर जो है ना ये काठियावाड़ में होती है, और दोस्तों जो लोथल होती है गुजरात के अहमदाबाद में होती है। ठीक है, किसमें? अहमदाबाद में। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे नदियों का भी पूछ लिया जाए कि भाई लोथल जो है कौन सी नदी के किनारे ये जो है विकसित हुआ? तो दोस्तों भोगवा नदी के किनारे विकसित हुआ लोथल। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भाई रंगपुर जो कौन सी नदी, तो दोस्तों मादर नदी के किनारे रंगपुर विकसित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आगे चलता हूँ दोस्तों, गुजरात हो जाएगा लॉक आपका। और कहीं ना कहीं आपको जो एडवांस बता रहा हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे दोस्तों। देखिए, घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ पर मिलते हैं हमें? देखिए दोस्तों, घोड़े के अस्थि पंजर जो है ना कहाँ से मिलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, आपको कहीं कहीं पे जो है ना घोड़े के अस्थि पंजर एक सभ्यता में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ये देखिए दोस्तों कहाँ मिले? सुरकोटड़ा में मिले। सुरकोटड़ा है ना, सुरकोटड़ा है यहाँ पे। ठीक है, कालीबंगा में भी मिले दोस्तों, और लोथल में भी मिले। तो डी ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। ठीक है, तो ये सैंधवकालीन घोड़े के सभ्यताएं जो है घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ पर मिले इस सैंधवकालीन सभ्यता में। ठीक है, और दोस्तों चावल के प्रथम कहाँ से मिले? चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले प्यारे दोस्तों? ये लोथल से मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन कभी भी बन सकता है मेरे दोस्तों, है ना। और जो है ना देखिए, जो ये लोथल है ना, लोथल में दोस्तों मन के बनाने का कारखाना भी यहीं पर मिला दोस्तों। क्या? मन के बनाने का कारखाना लोथल में मिला। लोथल के साथ साथ छहुंदड़ो भी याद रखिएगा। क्या? छहुंदड़ो भी याद रखिए, यहाँ पर भी मन के बनाने का कारखाना मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सिंधुकालीन लोग उर्वरता की देवी किसे कहते थे? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधुकालीन लोग उर्वरता की देवी किसे कहते थे? धरती को, पार्वती को, वर्षा को, या फिर चांदी को? मोस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। सिंधुकालीन लोग उर्वरता की देवी धरती को कहा करते थे, भूमि को कहते थे दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भूमि को उर्वरता की देवी मानकर इनकी पूजा किया करते थे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। और दोस्तों ये वृक्ष की पूजा भी करते थे। किसकी? वृक्ष की पूजा भी करते थे। शिव की पूजा का प्रचलन भी था प्यारे दोस्तों, और मातृ पूजा भी इसमें जो है
माता की पूजा, मातृ पूजा भी इसमें बहुत प्रचलन था दोस्तों। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक दोस्तों, जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा ही है साहब, है ना। तो हड़प्पा में दोस्तों एक मुहर मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिससे हमें बिल्कुल ज्ञात होता है कि स्त्री की पूजा भी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु कालीन लोग किससे अपरिचित थे। दोस्तों हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किए, जिससे कि आपके किसी भी प्रकार के, किसी भी फॉर्मेट के क्वेश्चन बने ना, आप गलत ना करियो। देखिए सिंधु कालीन लोग किससे अपरिचित थे, वैश्यावृत्ति से अपरिचित थे। क्या, वैश्यावृत्ति दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे भी आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों कांसा होगा, या फिर जो है कांसा, या फिर तलवार से अपरिचित है, या फिर जो है चांदी से। दोस्तों इनकी जो चांदी आया करती थी ना, वो अफगानिस्तान से। ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान का भी है। ठीक है, तो अफगानिस्तान और ईरान से आया करती थी। वैश्यावृत्ति दोस्तों यहाँ पर होती थी। और कांसा भी दोस्तों, ये कांसे के बारे में भी जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना तलवार से क्या थे, अपरिचित थे दोस्तों। काफ़ी भाई बहने राइट आंसर बता रहे, बिल्कुल पहले दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु कालीन लोग किससे अपरिचित थे, तलवार से अपरिचित थे। ठीक है, सी ऑप्शन को किया जाएगा लॉक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी, पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी प्यारे दोस्तों। और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग ये किया करते थे, मिट्टी के बर्तन। और दोस्तों मिट्टी के बर्तन भी कैसे, लाल मिट्टी के बर्तन जो है यहाँ पर ये प्रयोग किया करते थे। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि रोपड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए रोपड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो रावी नहीं होगा, सिंधु भी नहीं होगा दोस्तों, सतलज हो जाएगा। आप पूछेंगे सर रोपड़ जो सभ्यता कहां पर विकसित हुई, तो दोस्तों ये पंजाब में विकसित हुई। कहां पर है, पंजाब में। अच्छा दोस्तों एक चीज ये भी ध्यान रखना, पंजाब में कहां पर दोस्तों, रोपड़ जिले में ये रोपड़ सभ्यता विकसित होती है। दोस्तों यहाँ पर अगर पूछा जाए कि भी कौन सी नदी के किनारे, तो सतलज नदी हो जाएगा। बोले सर ये किसके द्वारा, तो दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 और 56 के बीच में इसका उत्खनन करवाया था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सभी लॉक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह जो है ना, ये हम जो है इसे हर शुभ कार्य में, हम सभी मांगलिक कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह ये जो है ना, ये हमें कौन सी सभ्यता की देन है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। मोहनजोदड़ो होगा क्या, हड़प्पा होगा क्या, रंगपुर होगा क्या, या फिर कालीबंगा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। कहीं पे अगर आपको मोहनजोदड़ो दिया हो और कंफ्यूज कर रहे हैं, बिल्कुल जो है वो गलत होगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। ये स्वास्तिक जो है ना, संभवतः जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है दोस्तों। और इस चिन्ह से हम ये भी जो दोस्तों अनुमान लगा सकते हैं कि ये सूर्य की भी उपासना किया करते थे, सूर्य भगवान की भी उपासना पूजा किया करते थे। ठीक है, आइए मेरे दोस्तों अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को रखते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। देखिए कि सिंधु सभ्यता जो थी उसके लोग जो है कौन से पशु को पाला करते थे, यही प्रश्न किया जा रहा है ना आपसे, यही किया जा रहा है। बहुत आसान है दोस्तों, है ना, बहुत आसान है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सभी का राइट आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन दोस्तों। देखिए ये कुत्ते को भी पाला करते थे, कुत्ता जैसे, बकरी है जैसे। ठीक है, ये इन सभी से क्या थे, परिचित थे। ठीक है, तो बिल्ली है जैसे दोस्तों, बिल्ली है। ठीक है, और जैसे गाय वगैरह है, भैंस है, ये देखिए दोस्तों ये बैल तो है ही है। ठीक है, ये कुबड़ वाला सांड भी यहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, कुबड़ वाला सांड। ठीक है, तो ध्यान रखना इस लोगों के लिए, ये जो कुबड़ वाला सांड है ना, यहाँ के लोगों के लिए मतलब पूजा के लिए था। ये पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। गाय है, भैंस है दोस्तों, और जैसे गधे हैं, सुअर है, इन सभी से ये क्या थे, परिचित थे। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, सभी सभ्यताओं में घोड़े के प्रमाण नहीं मिले हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। आइए मेरे दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य किस सभ्यता से मिलता है हमें। मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोथल होगा या फिर रोपड़ होगा या फिर रंगपुर या फिर कालीबंगा। तो दोस्तों मानव के साथ कुत्ते दफनाने का जो था ना, ये दोस्तों था आपका, जैसे कि यहाँ पर, और तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली दोस्तों, तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है यहाँ पे। ठीक है, और क्या बताऊँ आपको, और दोस्तों जैसे कि आपसे बात करें
राइट आंसर की बस अब तो है ना। तो राइट आंसर दोस्तों होगा आप सभी का रोपड़ हो जाएगा। जिन्होंने भी रोपड़ बताया उन सभी का राइट होगा। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो रोपड़ जो है, ये रोपड़ कहाँ पर है? तो दोस्तों पंजाब में बता चुका हूँ इसके बारे में। ये सतलज नदी के किनारे विकसित हुआ। तो दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 से 1956 के काल में, ठीक है। आइए बढ़ूं क्या, और दोस्तों इसका आधुनिक नाम जो है ना रोपड़ का, अब इसे रूपनगर भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि मृद भांडों पर मोर गिलहरी की चित्रकारी के अवशेष कहाँ मिले? देखिए दोस्तों, मृद भांडों पर, मृद भांड दोस्तों जो बनाए गए थे मिट्टी के, कच्ची मिट्टी के, ठीक है। तो इस पर जो मोर और गिलहरी की चित्रकारी की गई है, ठीक है। अब ऐसे अवशेष हमें कहां पर मिलते हैं? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, समुद्रों में, या फिर आलमगीर में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों देखिए, इस सभ्यता की बात करें तो आलमगीरपुर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ पर है? दोस्तों ध्यान रखना, ये मेरठ में। मेरठ कहाँ पे प्यारे दोस्तों? यूपी में है, ठीक है। तो आलमगीर सभ्यता मेरठ में दोस्तों विकसित होती है। इसके भी दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा जो है उत्खनन करता है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर दोस्तों 1958 में समय दिया था, 1958 में यहाँ पर समय दिया था, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, हिंडन नदी के किनारे ये विकसित है। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। हर एक क्वेश्चन को अपन इस प्रकार से क्लियर करें, आपकी कोई दिक्कत ना होगी दोस्तों, है ना। घोड़े की अस्थियां व तराजू का पलड़ा कौन सी सभ्यता में मिला? घोड़े की अस्थियां व तराजू का पलड़ा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो है ना राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर जो है राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर क्या पूछा है? तराजू का पलड़ा भी साथ में पूछा है दोस्तों, ठीक है। तराजू का पलड़ा भी साथ में पूछा है। हाँ, आप सभी जानते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि भाई लोथल में घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन ही ऐसा ही पूछ लिया जाएगा कि घोड़े की अस्थियां और तराजू का पलड़ा जो कौन सी सभ्यता में मिला, तो दोस्तों तराजू का पलड़ा लोथल सभ्यता में तो नहीं मिला, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर अगर लोथल मैंने ऑप्शन दिया ही ना होता तो बेस्ट रहता वैसे, ठीक है। क्या बेस्ट रहता? वैसे दूसरे ऑप्शन को ले लीजिएगा, क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ रोपड़, ठीक है। क्या रोपड़ ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो घोड़े की अस्थियां और तराजू का पलड़ा प्यारे दोस्तों ये इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस टाइप हुआ। अगर अपन दूसरे लेवल से समझे ना, ऐसा ही क्वेश्चन बन जाए तो भी है जो हम कर सकते थे, बस ये जो है हमारे लिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता। तो देखिए दोस्तों, घोड़े की अस्थियां और तराजू का पलड़ा कौन सी सभ्यता मिला? हमें मिला है दोस्तों ये सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा में, ठीक है। तो दोस्तों ये सुरकोतड़ा कहाँ पर है? तो दोस्तों सुरकोतड़ा जो है आप सभी को पता होना चाहिए, ये कच्छ में है। कच्छ दोस्तों गुजरात में है ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसकी खोज के बारे में बात करें तो 1967 में इसकी खोज होती है दोस्तों, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी लॉक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में बात करें ना, अब देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि घोड़े की अस्थियां कहाँ कहाँ पे मिली। तो घोड़े की जो अस्थियां मिली ना, एक तो सुरकोतड़ा में, ठीक है, सुरकोटड़ा में, ठीक है। एक तो यहां पर मिली, एक दोस्तों कालीबंगा में मिली है, ठीक है। और एक कहां पर मिली प्यारे दोस्तों? एक लोथल में मिली। कहां पर? लोथल में। तो तीनों जगह दोस्तों क्या मिलती है? घोड़े की अस्थियां मिलती है। ये चीज एक तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये जो तराजू का पलड़ा है ना, ये कहां पर मिला दोस्तों हमें? ये सुरकोतड़ा में मिला। केवल और केवल कहां पर मिलता है दोस्तों? ये इस सुरकोतड़ा में मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी है। कंफ्यूज आपको कर नहीं रहा हूं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो बिल्कुल जो है आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं दोस्तों। और अगला प्रश्न है, बालाकोट सभ्यता किस नदी के किनारे जो है विकसित होती है? बालाकोट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित होती है? देखिए जरा ध्यान देंगे, सरस्वती नदी भी ऑप्शन है, ऑप्शन सतलज नदी भी है, ऑप्शन जो है आपके लिए बिंदार नदी भी है, ऑप्शन हिंडन नदी भी है। तो राइट आंसर दोस्तों बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर यहां पर अपन लॉक करेंगे। बालाकोट सभ्यता जो है ना, ये दोस्तों कहाँ की है? कराची की है। बोले सर कराची पाकिस्तान क्या? हाँ, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना। अब देखिए 1963 से लेकर 1976 के बीच में इसका उत्खनन चला था दोस्तों, ठीक है। तो बालाकोट सभ्यता किस नदी के किनारे? तो सिंपल सी जाहिर सी बात है, बिंदार नदी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? बिंदार नदी। लॉक कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, समुद्रो सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई?
देखिए दोस्तों, समुद्र जो सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे विकसित होती है? सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, दाश्क नदी के किनारे या फिर भोगवा नदी के किनारे। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका सिंधु नदी के किनारे समुद्र जो नामक जो है ये दोस्तों विकसित होती है। आप कहेंगे सर ये समुद्रों के जो है कौन हुए थे खोजकर्ता? तो दोस्तों जो हुए थे मजूमदार। कौन? गोपाल मजूमदार हुए थे दोस्तों, ध्यान रखना समुद्रों के, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक तो मजूमदार भी थे और एक मैके भी थे दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैके ने इसकी पहले दोस्तों खोज की थी 1925 में, ठीक है, और मजूमदार ने दोस्तों 1931 में इसको खुदवाया था। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, मैके और मजूमदार किससे संबंधित है? समुद्रों से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़े क्या? अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले ये चीज़ ध्यान रखना, समुद्र जो है ना ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? ये सिंधु में है, ठीक है, सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ के लोग दोस्तों कुशल कारीगर हुआ करते थे, ठीक है। आगे बढ़ूं दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग किया करते थे? अब ये आपका क्वेश्चन आ गया है मेरे दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता जो है दोस्तों, ये सभ्यता किससे संबंधित है? कालीबंगा दोस्तों सैंधव सभ्यता से संबंधित है, बिल्कुल है। तो ये सैंधव कालीन है, तो प्यारे दोस्तों सैंधव सभ्यता का ही तो, सैंधव लिपि का ही तो प्रयोग कर रहे थे ना। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कालीबंगा जो है ये हमारे कहाँ की है? हनुमानगढ़ की है, ठीक है, हनुमानगढ़ की है कालीबंगा दोस्तों, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों काली चूड़ियाँ हैं। क्या है? काली चूड़ियाँ दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लॉक कर दीजिएगा। अब मैं आपको ले चलूंगा आगे, थोड़ा सा समय लग रहा है, डोंट वरी, आपका ये जो टॉपिक है ना इस कदर क्लियर हो जाएगा कि वापस से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर पढ़ते भी है तो वो देखिए वो थ्योरेटिकल अलग चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मोस्ट है। बाकी मोस्ट आप अगर निकालेंगे ना किसी भी थ्योरी से तो यही क्वेश्चन निकलेंगे दोस्तों, आप देख लेना है ना, जो एडवांस बता रहा हूँ ये और ये वाला। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया। जॉन मार्शल के निर्देशन में, बीके थापर और जॉन मार्शल नहीं होगा, बीबी लाल सांकलिया भी नहीं होगा, बीके थापर और बीबी लाल हो जाएगा मेरे दोस्तों। सी ऑप्शन को यहाँ पर किया जाएगा लॉक। दोस्तों सबसे पहला चरण जो है ना 1961 में शुरू हो गया था जिसका उत्खनन, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें ना कि भाई सबसे पहले इसकी खोज किसने की, मैं आपसे एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों। एक तो सबसे पहले खोज की बात करें ना 1951 का बता रखा है, 1952 का भी बता रखा है और 1953 का भी बता रखा है, ठीक है। तो हम दोस्तों किसको ध्यान रखेंगे? देखिए अगर तीनों ऑप्शन आ गए तो हम क्या करेंगे वहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन आने में कोई देरी नहीं लग सकती है ना। तो राइट आंसर 1952 होगा दोस्तों, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन आपको हर बुक में अलग मिलेंगे दोस्तों, हर बुक में आप एक बार देख लेना भले, है ना। तो देखिए 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी क्या की थी? खोज की थी दोस्तों, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी ध्यान रखेंगे, इनमें से भारत में स्थित सभ्यता कौन सी है? हर प्रकार की प्रकृति के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले आज। इनमें से भारत में स्थित सभ्यता जो है बनवाली सभ्यता है, कोट दीजिए, सुतकांगे डेर है या फिर अल्लादीनो है। प्यारे दोस्तों इनमें से भारत में स्थित सभ्यता है बनवाली है, एकमात्र बनवाली। कोट दीजिए, सुतकांगे डोर और अल्लादीनो, ये तीनों कहाँ की है मेरे दोस्तों? ये तीनों जो है ना ये तीनों पाकिस्तान की है। कहाँ की है? पाकिस्तान की, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये बनवाली है ना, बनवाली, ये बनवाली कहाँ पर है? ये दोस्तों हिसार में है। बोले सर हिसार कौन सा? हरियाणा वाला क्या? हाँ हिसार में है दोस्तों। हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। और ये जो है ना ये सरस्वती, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ, विकसित हुआ था ये शहर, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना। आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, कालीबंगा का दोस्तों अगर घग्गर का पूछ लिया जाए तो घग्गर कर लेना प्यारे दोस्तों। अगर घग्गर नहीं पूछे और सरस्वती पूछ लिया जाए तो सरस्वती करना दोस्तों, क्योंकि ये प्राचीन काल की सरस्वती नदी ही घग्गर जो है उसका ही रूप है, ठीक है। आगे बढ़ूं, आओ मेरे दोस्तों अगला प्रश्न है, रावी नदी पर विकसित सभ्यता कौन सी है? देखिए दोस्तों जो रावी नदी पर विकसित सभ्यता जो है वो कौन सी है? इनमें से समुद्र है या फिर रोपड़ है या लोथल है या फिर इनमें से कोई नहीं। एक बार प्यारे दोस्तों ध्यान रखना कि मैंने हर एक चीज़ को मैं आपको बता चुका हूँ इसी क्लास में, बताए ना कि भाई समुद्र जो है ये सिंधु नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। आपको ये भी बताया कि भाई सतलज के किनारे जो है, सतलज के किनारे रोपड़ नदी है, रोपड़ जो है
सतलज के किनारे है। और दोस्तों लोथल की बात करें तो ये लोथल आपको बता चुका हूँ, भोगवा नदी के किनारे साहब। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ना राइट आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे सर फिर है जो ये, तो दोस्तों ध्यान रखना ये रावी नदी के किनारे जो है ना सैंधव सभ्यता की जो है ना अपन बात करें, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ पर जो है विकसित होती है। क्या? हड़प्पा सभ्यता। तो रावी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित होती है? हड़प्पा सभ्यता। तो डी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। ठीक है, जिसकी खोज की बात करें दोस्तों तो दयाराम साहनी ने 1921 में, आप सभी को पता है। ठीक है, अब आगे बढ़ूं क्या? अगला प्रश्न आता है दोस्तों नंबर 20। जरा ध्यान देंगे कि मृतकों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है? मृतकों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है? राइट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए ना। तो देखिए मोहनजोदड़ो, सूरजभान, हड़प्पा या फिर जो है कालीबंगा। देखिए मृतकों का टीला जो है किस सभ्यता को कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों सूरजभान नाम से कोई सभ्यता नहीं हुई दोस्तों, एक तो ये क्लियर कर लो। ठीक है, ये तो एक खोज करता थे। तो यहाँ पर मृतकों का टीला मतलब कि दोस्तों मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में अगर हम बात करें, ये राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में विकसित हुई थी दोस्तों, मतलब कि 1922 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, और इसमें दोस्तों मैके और व्हीलर ने भी साथ दिया था, मैके और व्हीलर ने भी साथ दिया था। ये दोस्तों पाकिस्तान में सिंधु नदी मोहनजोदड़ो, हाँ मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है दोस्तों। ठीक है, यहीं पर दोस्तों कांसा गलाने का पात्र मिला है। यहीं पर दोस्तों देखिए कांसा गलाने का पात्र मिला है। एक यहाँ पे एक सींग वाले पशु का साक्ष्य भी मिला है दोस्तों। और यहाँ पे नग्न पुरुष का धड़ भी मिला है, नग्न पुरुष का धड़ भी हमें यहाँ पर मिलता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका हो गया। अगला प्रश्न, जोते हुए खेत का साक्ष्य जो है किस सभ्यता में प्राप्त हुआ? देखिए दोस्तों बहुत सारी मेहनत लगती है, रातों जागनी, आधी रात तक दोस्तों जागना पड़ता है आपकी क्लासेस के लिए, है ना। तो लाइक वाइक सभी जरूर कर लेना। और देखिए हमें जो संतुष्टि होती है ना वो एक लाइक से होती है, हम आपसे और कुछ नहीं मांगते। और अगर लाइक वाइक करते तो ठीक है, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, आपको डेली क्लास मिलते हैं यहाँ पे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो चैनल को दोस्तों, जोते हुए खेत का साक्ष्य किन सभ्यता में प्राप्त हुआ जो एकमात्र है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या फिर आलमगीर। तो दोस्तों एकमात्र ऐसा विश्व का जो जोते हुए खेत का साक्ष्य हमें मिलता है वो हमारी सभ्यता से कालीबंगन से मिलता है। कालीबंगन कह लो या कालीबंगा कह लो, बड़े लेवल में आपको कालीबंगन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हनुमानगढ़ में विकसित हुई प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर कब्र भी मिली है। यहाँ पर दोस्तों शवों को, ये कालीबंगा जो है ना, ये शवों को क्या करते थे? शवों को गाड़ते थे, तभी तो कब्र मिली है दोस्तों। यहाँ पे कब्र कालीबंगा। ठीक है, शवों को क्या करते थे? ये गाड़ते थे। और दोस्तों एक साथ दो फसलें उगाने का साक्ष्य भी इसी सभ्यता से मिला है, कालीबंगा से। ठीक है, ये अपने राजस्थान की सभ्यता है भाई साहब। अगला प्रश्न है, देखिए सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है स्नानागार है दोस्तों। क्या थी? सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार थी, जो कि किस में है? कौन सी सभ्यता में दोस्तों? देखिए हड़प्पा में है, मोहनजोदड़ो में, कोटदीजी में, कालीबंगा में। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर जो है ना यहाँ पर आपका होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, देखिए स्नानागार तो हमें यहाँ पर भी मिलते हैं कालीबंगा में, लेकिन दोस्तों सबसे बड़े जो है ना ये दोस्तों कहाँ पर मिल रहे हैं हमें? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, स्नान कुंड जो दोस्तों लंबा जो है ना, स्नान कुंड यहाँ का कुल लंबाई की बात करो ना 11.88 मीटर इतना लंबा है दोस्तों। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि भी इसकी चौड़ाई, दोस्तों पूछ सकते हैं ना चौड़ाई के बारे में भी, है ना। तो दोस्तों देखिए 7.1 मीटर जो है ये इतना चौड़ा है, ध्यान रखना। और दोस्तों गहरे का पूछा जाए स्नान कुंड के भाई ये गहरा कितना था, तो 2.43 मीटर जो है ये इतना गहरा था। तो प्यारे दोस्तों ये चीज़ें जो है आपको रखनी है ध्यान। मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, और दोस्तों यहीं पे ना, यहीं पर एक नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। किसकी? नर्तकी की, मतलब कि समझ गए ना, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। उत्खनन करता रंगनाथ राव संबंधित है। देखिए दोस्तों सुपर फास्ट जल्दी बताइएगा कि उत्खनन करता रंगनाथ राव संबंधित है, किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों? धौलावीरा से, सौतका से, लोथल से या फिर उपरोक्त सभी। उत्खनन करता रंगनाथ राव जो संबंधित है ना वो लोथल से संबंधित है प्यारे दोस्तों, लोथल से संबंधित है। इन्होंने लोथल की 1954 में दोस्तों उत्खनन करवाया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भी जो ये लोथल है ना ये कौन सी नदी के किनारे, दोस्तों बता चुका हूँ आपको, भोगवा
नदी के किनारे, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद में है साहब, कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में है, ठीक है। अब ये दोस्तों लोथल के साथ साथ रंगपुर भी दोस्तों ये कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? रंगपुर भी मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये भी गुजरात में, ये मादर नदी के किनारे है दोस्तों, मादर नदी के किनारे, ठीक है। और गुजरात के काठियावाड़ में दोस्तों, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए रंगपुर और लोथल दोनों गुजरात के ना, तो दोनों की दोस्तों देखिए उत्खननकर्ता जो संबंधित है ना, दोनों के इसी से संबंधित। तो रंगपुर के भी कौन से दोस्तों? रंगनाथ राव है, ठीक है। रंगनाथ राव है दोस्तों, 1953-54 में इन्होंने यहाँ की भी उत्खनन करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ूँ, अगला प्रश्न। सेंधववासी कैसे वस्त्रों का उपयोग किया करते थे? देखिए दोस्तों, जो सेंधववासी वस्त्रों का उपयोग किया करते थे, सूती का करते थे या फिर ऊनी का, या ए और बे दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ये सूती वस्त्र भी पहना करते थे और ऊनी वस्त्र भी पहना करते थे। तो सेंधववासी दोनों कपड़ों को उपयोग में लिया करते थे, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जरा ध्यान देंगे। उत्खननकर्ता जो है फजल अहमद जो है किससे संबंधित है? उत्खननकर्ता फजल अहमद जो है ये किससे संबंधित है? समुद्रों से, या फिर जो है रोपड़ से, या कोट दीजिए, या फिर धौलावीरा। दोस्तों फजल अहमद पूछा जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा कोट दीजिए। क्या होगा? कोट दीजिए। प्यारे दोस्तों कोट दीजिए, ये कौन सी नदी के किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे। ओके साहब, सिंधु नदी के किनारे। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा कि ये जो सिंधु नदी के किनारे कहाँ पर है? तो खैरपुर में दोस्तों, खैरपुर जो कि पाकिस्तान में सभी को पता है। इसकी स्थापना की बात इसके जो है ना बात करें उत्खनन की, तो दोस्तों जो की थी उत्खननकर्ता जो है फजल अहमद, 1953 में इसका उत्खनन करवाया था, ठीक है। हो गया क्लियर ये भी? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है, इनमें से असुमेलित आपको बताना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको सीधा का सीधा आपको ले चलता हूँ लास्ट के क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। इनमें से असुमेलित सभ्यता एक साइड है जो उत्खनन करता, ठीक है। तो हड़प्पा की बात करें दोस्तों, कई बार बता चुका हूँ कि भाई हड़प्पा की जो है दयाराम साहनी ने 1921 में की, ये सही है, असुमेलित नहीं है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो राखालदास बनर्जी 1922, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। और सोतका की मैं बात करूं तो जॉर्ज डेल्स 1962 दोस्तों। देखिए यहाँ पर वर्ष भी दे रखे पीछे, इतना मतलब कि आपको क्लियर करवाने के लिए दे रखे मैंने ना। तो यहाँ पर ये जॉर्ज डेल्स 1962 में सोतका की दोस्तों, ये सोतका कहाँ पे? ये दक्षिण बलूचिस्तान में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बिल्कुल जो है यहाँ पर भी ये सही है। तो सुतकांगे डोर जो है ना दोस्तों, यहाँ पर रविंद्र सिंह बिष्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों आर्यन स्टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑरेल स्टाइल, ठीक है, ऑरेल स्टाइल, ठीक है। कहीं आर्यन भी दे रखा है तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑरेल स्टाइल होगा, ठीक है। 1927 हो जाएगा। ऑरेल स्टाइल ने सुतकांगे डोर की जो है इसको जो है खोजा था, ठीक है। तो दोस्तों रविंद्र सिंह बिष्ट की अगर पूछा जाए कि भाई जो रविंद्र सिंह बिष्ट है ये किससे संबंधित है, तो प्यारे दोस्तों ये बनमाली से संबंधित है। किससे? बनमाली दोस्तों हरियाणा की, ठीक है। तो इसी से संबंधित है, इसका उत्खनन इनके द्वारा करवाया गया था, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। बोले सर कब? तो दोस्तों 1974 में करवाया गया था, 1977 में। आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न नंबर 27, राखी गढ़ी की खोज किसने की थी? देखिए दोस्तों, जो राखी गढ़ी है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जैसा कि आपसे पूछा जाए कि राखी गढ़ी दोस्तों भारत का सबसे बड़ी जो है सैंधवकालीन क्या कहें अपन? सभ्यता कहेंगे दोस्तों। राजस्थान की सबसे बड़ी कालीबंगा, और दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मोहनजोदड़ो। समझ रहे ना मेरी बात को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर होगा सूरजभान, ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। राखी गढ़ी दोस्तों कहाँ पर है? ये राखी गढ़ी दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि सर ये राखी गढ़ी जो है हिसार में। कहाँ पर है दोस्तों? ये राखी गढ़ी जो है हिसार में। हिसार कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? ये हिसार जो है अपना पड़ता है हरियाणा, ठीक है। 1963 में इसकी खोज होती है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा सैंधवकालीन स्थल है ये, ठीक है। आगे बढ़ूं और अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई, जिसमें जो पशु अंकित है ना वो कहाँ पर है? देखिए दोस्तों, ये एक मूर्ति जो है ना एक शील पर, एक मोहर पर प्राप्त होती है। कहाँ पर? एक मोहर पर लगी होती है कि 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई। दोस्तों इन लोगों का, सैंधवों का जो है ना, ये जो संस्कृति का जो शासन था ना, हड़प्पा का जो शासन था ना दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का,
ठीक है। तो ये किस लोगों के हाथों में था दोस्तों? वणिक लोगों के हाथों में था। कौन से लोगों के हाथों में था? वणिक लोगों के वर्ग के हाथों में था। तो इसलिए जो है ये बिल्कुल सुदृढ़ और जो है बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था, है ना। तो देखिए 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें मिलती है मोहनजोदड़ो से, और दोस्तों जिसमें पशु अंकित है ना वो है हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। ए ऑप्शन बताने वाले हर भाई हर बहन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। आइए मेरे दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। और वैसे मैंने आपको बताया भी था कि मोहनजोदड़ो से दोस्तों नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से असुमिलित आपको फिर से जो है बताना है दोस्तों। 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। आज जो है ना, आज का जो टॉपिक है ना आपको कंफ्यूज करने वाला होगा। मुझे खुद को, मैं सही बता रहा हूँ, तैयार करने में इस टॉपिक को, देखिए तैयार तो था ही वैसे नॉर्मल तो, लेकिन इसको बड़े अच्छे तरीके से आपके समक्ष पेश करने के लिए बहुत समय लगा है ना। ये जो टॉपिक है ना, तो तैयार तो करना पड़ता है साहब, आप सभी जानते हैं ना। तो बहुत समय लगा था मुझे भी। कल सुबह से लगा हूँ इसमें, रात को 12-1 बजे तक लगा था। अब सुबह भी जल्दी उठा, है ना। तो ये टॉपिक जो है बड़ा हार्ड लगा मुझे भी ये, क्योंकि होता है क्या है कि सन याद नहीं रहता है ना। तो सिंपल सी बात करें तो कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए मैंने आपके लिए ये सन आगे डाल रखे, आपके भी क्लियर हो जाएंगे, है ना, और मुझे भी कोई दिक्कत ना होगी बताने में। देखिए दोस्तों निम्न में से असुमिलित जो है, रोपड़ जो है, देखिए यज्ञदत्त शर्मा। ऐसा है कि जो बात है जो सही है वही बता रहा हूँ, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैंने मेहनत की नहीं या फिर कहीं से पोस्ट का कॉपी पेस्ट किया। कल एक कोई महामूर्ति महानुभव आए थे ना कि ये एक जो है कहीं से कॉपी की है, मतलब उन्होंने कोई नाम भी बताया था, कॉपी किया। यार भाई साहब ये आप है ना, आप नहीं समझ सकते अपनी मेहनत को, है ना। चलिए, जो भी भाई बहन अपने साथ है और साथ बने रह के क्लास का आनंद ले रहे हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों निम्न में से असुमिलित रोपड़ की बात करें तो दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा सही है क्या? ये तो सही है दोस्तों। 1953-56 के बीच में, अब बता चुका हूं आपको। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा दोस्तों सही है क्या? आलमगीर दोस्तों, आलमगीर जो है ना ये मेरठ में हुआ था ये आलमगीर, ठीक है। मेरठ का ही आलमगीरपुर, ठीक है ना, हाँ मेरठ का ही है। तो दोस्तों ध्यान रखना ये 1958 में यज्ञदत्त शर्मा इससे संबंधित हुई है। धौलावीरा दोस्तों जेपी जोशी, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना कि जो धौलावीरा है ना ये लूनी नदी के किनारे है, ठीक है। अब ये कहाँ पर है दोस्तों? ये कच्छ में है, कच्छ में है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कच्छ के रन में जाती है लूनी नदी। तो दोस्तों 1967-68 में जो है सही आंसर होगा। जेपी जोशी ने इसका जो है खोज की। और दोस्तों बात करें इसी से संबंधित रविंद्र सिंह बिष्ट भी इससे संबंधित है। 1990 में रविंद्र सिंह ने भी उत्खनन करवाया था। तो दोस्तों ये चीज भी ध्यान रखेंगे 1990 में, ठीक है। जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट दोनों धौलावीरा से संबंधित है। और रविंद्र सिंह बिष्ट दोस्तों बनवाली से भी संबंधित है, बनवाली से, ठीक है। बनवाली कौन सा? हरियाणा के हिसार का, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना। और समुद्रो जो है ना राखाल दास बनर्जी नहीं होगा प्यारे दोस्तों। तो समुद्रो जो है ना ये आसान प्रश्न है, मैके हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बता चुका हूं कि भाई मैके और मजूमदार इन दोनों ने इसका जो दोस्तों उत्खनन करवाया था। मैके ने 1925 में और MG मजूमदार ने 1931 में दोस्तों। ये चीजें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैके दोस्तों 1925 में और मजूमदार जो थे गोपाल मजूमदार जिनका नाम था, और इन्होंने 1931 में, ठीक है। हो गया क्लियर? आगे बढ़े दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नंबर 30, और यहां पर ये पूछा जा रहा है प्यारे दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख जो कारण था ना वो क्या था? लास्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का विनाश ही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसमें हम अपन है जो ये पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता का विनाश का प्रमुख कारण, सर्वाधिक इतिहासकार सर्वाधिक मत हमें किससे प्रदान होते हैं, ठीक है। तो युद्ध दोस्तों नहीं होगा, बाढ़ हो जाएगा, अकाल भी नहीं होगा। बी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या? बाढ़ के कारण जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो है बी ऑप्शन होगा, न कि उपरोक्त सभी होगा। तो बाढ़ के कारण दोस्तों सर्वाधिक इतिहासकार, सर्वाधिक उत्खनन करता और जो खोज करते हुए उन्होंने यही माना है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण जो रहा ना, जो भी स्थल हुए इन सभी का जो है बाढ़ आने का कारण रहा था दोस्तों, ठीक है। मतलब कि एक प्रभावी कारण यही है। तो दोस्तों आज की क्लास थी ये, उम्मीद करूंगा क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। काफ़ी समय भी लगा हमें, 35 लगभग मिनट लगे होंगे। और दोस्तों क्लास कैसी लगी इसके बारे में बाहर आके कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। और दोस्तों आप भी ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि विटीकल्चर का संबंध किससे है। आपके लिए आज जो है ना ऑप्शन भी लेकर आया हूँ सुबह की क्लास में, तो सही आंसर ज़रूर बताएं बाहर आके जो है क्लास में,
ऑप्शनल क्वेश्चन है दोस्तों। और उम्मीद करूँगा क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी भाई बहनें बड़ी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, यही है, ठीक है। अगर आप आज क्लास में आते हैं, कल नहीं आते, मैं देखता हूँ कई बार जो होता है, ठीक है, कमेंट से मुझे पता चल जाता है कि कौन क्या रेगुलर रहते हैं, मुझे पता चल जाता है ना। तो जो रेगुलर नहीं रहते ना, तो उनका दोस्तों फिर होगा क्या, एग्ज़ाम टाइम मेरा ये गलत हो गया, मेरा अगर मैंने तैयारी कर ली होती ना, तो मैं 100% ये एग्ज़ाम है ना मतलब निकाल देता। मैं वनपाल या वन रक्षक बन जाता, मैं पीटीटी में पास हो जाता, मैं पटवार बन जाता, मैं रीट को पार कर लेता। अगर मैंने ना थोड़ी सी और तैयारी करी हो, तो वो थोड़ी सी और वाला वो अपन कन्फ्यूज़न रखें क्यों, ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें। आप तैयारी को रेगुलर रखें, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर होने में भी कोई संकोच ना करें ना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में बाहर आके कमेंट में ज़रूर बताएं भाई। कहते ना, ज्ञान की बात करें ना तो बहुत देता हूँ, बट वो ग्रहण करने वालों की बस है ना, ग्रहण करने वालों की थोड़ी सी कमी है। ग्रहण करें सभी, और जो भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर पहली बार हो तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब करने की कोई पैसे नहीं लगते, आप एक बार करके देखिए। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जो मेरे साथ जुड़े हुए भाई बहन हैं उनको पूछ लीजिएगा, शायद कोई भी पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे ना। और लाइक वाइक भी जरूर बनता है। और दोस्तों शेयर जरूर करें ना, ये आपसे मांग रहा हूँ, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर, बस इतना ही है ना। तो ज़रूर से ज़रूर करें। वैसे मैं क्लास में नहीं बोलता, मुझे लास्ट में याद आता है ये सारा कुछ है ना। तब तक लास्ट तक जो है, जो शिद्दत वाले होते हैं, जो धैर्य वाले होते हैं, वही बने रहते हैं, और धैर्य ज़रूर बनाए रखें। दोस्तों आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।